कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग यूजेज ऑफ टेंस की बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हैबिचुअल एक्शन के लिए होता है। ऐसे हैबिचुअल एक्शन जो प्रेजेंट के हों। प्रेजेंट की आदत, वर्तमान की आदत को बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा है, ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, वह प्रतिदिन सुबह चाय पीता है। तो ये उसकी वर्तमान की आदत है। आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock, मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, ये मेरी आदत है। प्रीति गेट्स अप बिफोर सनराइज, प्रीति सूर्य उगने के पहले उठती है, ये उसकी क्या है? आदत है। लक्ष्मी नारायण गोज टू बेड एट 9:30, लक्ष्मी नारायण सोने जाता है कितने बजे? 9:30 PM पर। ये उसकी क्या है? आदत है। तो वर्तमान की आदत को बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। आइए और देखते हैं। देखिए, वर्तमान की आदत को बताने वाले वाक्यों में प्रायः टाइम एक्सप्रेशंस यानी जो समय बताने वाले जो कुछ शब्द हैं उनका प्रयोग रहता है। डेली, एवरी नाइट, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, every week, every month, every year, once a day, once a week, once a month, twice a day, twice a week, twice a month, always, seldom, never, hardly, scarcely, rarely, habitually, usually, generally, sometimes। यानी कि इन शब्दों का प्रयोग प्रायः रहता है। ठीक, जो वाक्य वर्तमान की आदत बताते हैं उनमें। आइए फिर देखते हैं और एग्जाम्पल। देखिए, लिखा है, रुचि गोज टू कोसाम्बी वंस अ मंथ, रुचि जाती है कोसाम्बी महीने में एक बार, ये उसकी आदत है वर्तमान की। सी ऑलवेज कम्स हियर एट नाइट, वो यहाँ प्रायः रात में आती है, अक्सर वो यहाँ हमेशा रात में आती है, तो ये उसकी क्या है? आदत है। आई सेल्डम गो टू द सिनेमा, मैं कभी कभी सिनेमा जाता हूं, ये मेरी क्या है? आदत है। देखिए, तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई आपकी प्रेजेंट की हैबिट है, वर्तमान की कोई आदत है, तो उसको बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कोई एक ऐसी आदत हो वर्तमान की जो जिसमें जिद हो, यानी मना करने के बावजूद, चेतावनी देने के बावजूद, सलाह देने के बावजूद उसमें सुधार ना आए, आप ना माने, ठीक, तो जिद्दी आदत को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए लिखा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रयोग कहां करते हैं? ऐसी आदत जिसमें जिद शामिल हो। ठीक, माई डॉग इज वेरी सिली, मेरा कुत्ता बहुत बेवकूफ है। ही इज ऑलवेज रनिंग आउट इनटू द रोड, वो हमेशा रोड में भाग जाता है। तो देखिए, अब इस आदत में क्या है? इस आदत में जिद शामिल है। तो ऐसी कोई आदत जिसमें जिद हो, यानी जो मना करने के बाद भी न ठीक हो, तो उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं बल्कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बताते हैं। अच्छा, ऐसे वाक्यों में प्रायः ऑलवेज, कंटिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली इन शब्दों का प्रयोग रहता है। समझ पा रहे होंगे। यानी ऐसी आदत जिसमें जिद शामिल हो, उसके लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बाकी कोई भी वर्तमान की आदत है, सामान्य है, उसके लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाएं। लेकिन अगर उसमें जिद है तो फिर आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लिखें उसे। देखिए, जनरल ट्रूथ, सामान्य सत्य, जो साधारण सत्य होते हैं उनको बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। देखिए, जैसे लिखा है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक, सूरज पूरब से निकलता है, ये सामान्य सत्य है ना। वाटर इज मेड ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, पानी बना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, तो ये क्या है? सामान्य सत्य है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों ओर, ये सामान्य सत्य है। द रोज स्मेल स्वीट, ये सब सामान्य सत्य हैं। तो जनरल ट्रुथ को बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। आइए और देखते हैं। देखिए, ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो हेयर या देयर से स्टार्ट होते हैं उनको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखते हैं। ठीक, ऐसा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसकी शुरुआत हेयर या देयर से हो, उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिख सकते हैं। जैसे देखिए लिखा है, अच्छा,
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? वो सेंटेंस जिनको हम अचानक से बोल पड़ते हैं, सडन फीलिंग वाले वाक्यों को हम एक्सक्लेमेटरी वाक्य सेंटेंस कहते हैं। जैसे लिखा है हेयर कम्स द बस, ये आ गई बस, है ना, ऐसे देयर सी गोज, ठीक। यानी आप देखिए हेयर और देयर से शुरू होने वाले वाक्यों, एक्सक्लेमेटरी वाक्यों को भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, ठीक। आइए आगे देखिए। अच्छा, मान लीजिए ऐसी कोई बात जो भूतकाल की हो, पास्ट की हो, और उसको आप जो है प्रेजेंट में बता रहे हैं और इस तरह से बयां कर रहे हैं कि जैसे उसको आप जीवंत कर देंगे, ताजा करके बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक, स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं, ताजा करके बता रहे हैं। तो भूतकाल की ऐसी घटनाएं जिनको आप वर्तमान में ताजा करके बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं। देखिए जैसे लिखा है इमीडिएटली द सुल्तान हरीश टू हिज कैपिटल, है ना, तुरंत ही जो सुल्तान था भागा था अपनी राजधानी की तरफ, राजधानी भागा था, है ना। यानी कि ये भूतकाल की कोई बात है जिसको आप वर्तमान में जीवंत करके बता रहे हैं, ताजा करके बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो भूतकाल की ऐसी घटनाओं को भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिख सकते हैं, ठीक। एट लास्ट श्री राम किल्स रावण, अंततः श्री राम रावण को मार देते हैं। तो भूतकाल की घटना है, लेकिन आप वर्तमान में इसको ताजा करके बता रहे हैं, एकदम जीवंत कर देंगे इस तरह से बता रहे हैं। तो ऐसी घटनाओं को भी हम जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं। आइए, अच्छा, भविष्य का, फ्यूचर का, अगर कोई फिक्स टाइम टेबल है या फिक्स प्रोग्राम है, ठीक, ऑफिशियल हो, कैसा हो, ऑफिशियल, ठीक, तो उसको भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिख सकते हैं, ठीक। जैसे लिखा है द कॉलेज ओपन्स ऑन 23 जून, विद्यालय खुलेगा कब, 23 जून को, ठीक। ये फिक्स्ड प्रोग्राम है, फिक्स टाइम टेबल का पार्ट है कि भाई 23 जून को विद्यालय खुल जाएंगे, ठीक। यानी भविष्य काल का, फ्यूचर का कोई फिक्स टाइम टेबल हो या फिक्स्ड प्रोग्राम हो, लेकिन हाँ कैसा हो, ऑफिशियल हो, आपका पर्सनल ना हो। पर्सनल, भविष्य के किसी पर्सनल फिक्स्ड प्रोग्राम के लिए जो हमने अपने लिए तय किया है, उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उसके लिए हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक। जैसे लिखा है द फिल्म स्टार्ट्स एट 6:30 एंड फिनिशेज एट 9, ठीक। यानी कि फिल्म शुरू होगी कितने बजे, 6:30 पे, और कब शुरू होगी, कब खत्म होगी, 9 पे, है ना। समझ पा रहे होंगे मेरी बात। यानी कि कोई ऑफिशियल फिक्स्ड टाइम टेबल का पार्ट है या फिक्स्ड प्रोग्राम है फ्यूचर का, तो उसको भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिख सकते हैं। द नेक्स्ट बस इज एट 9 o'clock टुमारो मॉर्निंग, जो अगली बस है वह सुबह 9 बजे है कल। तो ये टाइम टेबल का पार्ट है, ठीक, फिक्स्ड है, फिक्स टाइम टेबल है ये, ठीक, कि भाई इतने बजे ट्रेन या इतने बजे ये बस आती है तो आती है, ठीक। तो कोई फिक्स टाइम टेबल का पार्ट होगा या फिक्स प्रोग्राम होगा फ्यूचर का, ऑफिशियल हो, आपका पर्सनल ना हो। पर्सनल के लिए आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे, लेकिन ऑफिशियल है तो उसके लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। आए और देखते हैं। देखिए एक चीज और समझ लीजिए बात को। कह रहा वी यूज be2 प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब टू टॉक अबाउट ऑफिशियल प्लान्स एंड अरेंजमेंट्स। देखिए अगर मान लीजिए ये देखिए मैंने आपको बताया भविष्य का कोई ऑफिशियल प्रोग्राम है फिक्स्ड या किसी फिक्स्ड टाइम टेबल का पार्ट है, उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखें। लेकिन अगर कोई सरकारी योजना है, भविष्य की कोई सरकारी योजना है, तो उसके लिए आप प्रयोग करें किसका, बी फॉर्म ऑफ वर्ब, बी के साथ टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे देखिए लिखा है द प्राइम मिनिस्टर इज टू विजिट अमेरिका नेक्स्ट मंथ। अब इज क्या है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, बी के साथ आपने क्या लगाया, टू लगाया, और इसके बाद ये वर्ब का बेस फॉर्म। तो कोई सरकारी योजना है, कोई सरकारी
अरेंजमेंट है, ठीक है। तो उसके लिए आप कोशिश करें बी के साथ टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग करें, ठीक। सामान्य ऑफिशियल हो मगर वो सरकारी ना हो तो उसके लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करें। भविष्य का कोई फिक्स्ड प्रोग्राम है, फिक्स्ड टाइम टेबल का पार्ट है, ऑफिशियल है, तो उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखें, ठीक। लेकिन मान लीजिए अगर सेंटेंस ऐसा बोध हो रहा हो कि वो सरकारी है तो फिर उसके लिए आप प्राथमिकता किसको दीजिए, बी प्लस टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, ठीक। जैसे देखिए लिखा है द कॉन्फ्रेंस इज टू डिस्कस न्यूक्लियर टेस्ट, ठीक। अब देखिए ये बी फॉर्म और टू और वर्ब का बेस फॉर्म। तो सरकारी योजनाओं के लिए देखिए ऑफिशियल प्लान्स और अरेंजमेंट्स, ठीक। इसके लिए कोई सरकारी ऑफिशियल प्लान है या अरेंजमेंट है तो उसके लिए आप बी टू और वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग करें, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। देखिए पर्सनल अरेंजमेंट, मैंने आपको बताया अगर मान लीजिए कोई अरेंजमेंट, कोई भविष्य की कोई ऐसी योजना है जो हमने अपने लिए प्लान की है तो फिर इसके लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज ना करें बल्कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करें। देखिए जैसे लिखा है आई एम गोइंग टू कोसाम्बी टुमारो, ठीक। मैं कल कोसाम्बी जा रहा हूं, है ना। तो ये मेरी क्या है, ये मेरा अपना प्लान है फ्यूचर का। तो मेरा अपना प्लान है तो इसको मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं लिख सकता हूं, इसको मैं लिखूंगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। वी आर ईटिंग आउट टुनाइट, हम आज रात में बाहर खाना खाएंगे, ऐसे कुछ। माई फादर इज अराइविंग टुमारो, मेरे पिताजी कल आएंगे। तो अगर आपका पर्सनल फिक्स्ड प्रोग्राम है भविष्य का उसके लिए आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस लगाएं, ऑफिशियल है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएं, और अगर सरकारी है तो फिर उसके लिए आप बी और उसके बाद टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग करें, ठीक। आइए आगे देखते हैं। देखिए कोई कोटेशन है, किसी कोटेशन की शुरुआत करने के लिए भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए लिखा है कीट सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो ठीक है, किसी कोटेशन के लिए भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। मिल्टन सेज दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो देखिए किसी कोटेशन के लिए भी, किसी कोटेशन की शुरुआत करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। आए और देखते हैं आगे रनिंग कमेंट्री। देखिए अगर रेडियो में या टेलीविजन में कोई रनिंग कमेंट्री आ रही है तो उस रनिंग कमेंट्री को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बताते हैं। जैसे कोई टीवी है या रेडियो में मैच चल रहा है और रेडियो टेलीविजन में उसका प्रसारण हो रहा है, तो वहां पर जो कमेंट्री होती है वो किस में होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। जैसे देखिए लिखा है सुरेश रैना रन्स आफ्टर द बॉल कैचेज इट एंड थ्रोज इट ऑन द स्टंप्स। सुरेश रैना गेंद को पकड़ता है, ठीक है, गेंद के पीछे भागता है, पकड़ता है, उसको स्टंप पर फेंकता है, ठीक। तो यानी कि अगर टीवी पे रेडियो पे किसी मैच का रनिंग कमेंट्री है, सीधा प्रसारण है उसका, तो फिर जो रनिंग कमेंट्री होती है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होती है। अच्छा एक चीज और, जो रनिंग कमेंट्रियां होती हैं इनमें टाइम पे जोर नहीं होता है, इसमें मैच में होने वाली घटना पे जोर होता है, यानी घटना पे बल होता है ना कि समय पर, ठीक। आइए और देखते हैं। देखिए तो ये यूज थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। अभी और बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आगे। आइए देखते हैं पहले प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग कहां होता है, आइए देखते हैं। देखिए फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग उन एक्शंस के लिए होता है जो बोलते समय जारी हो, यानी जब आप बोल रहे हो उस समय वो एक्शन चल रहा हो, तो ऐसे एक्शंस के लिए आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करें, ठीक। जैसे लिखा है शी इज सिंगिंग, वह गा रही है, यानी जब मैं बता रहा हूं उस समय वो गा रही है। द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी, जो लड़के हैं वो हॉकी खेल रहे हैं, जब मैं बात कर रहा हूं, जब मैं बता रहा हूं तो लड़के उस समय खेल रहे हैं। रुचि इज लाफिंग,
रुचि हंस रही है, यानी जब मैं बता रहा हूं तब वो हंस रही है। ठीक, तो यानी कि जो कार्य वर्तमान में बोलते समय जारी है उसके लिए आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करें। ठीक, अच्छा, ऐसे वाक्यों में प्रायः इन शब्दों का प्रयोग रहता है। नाउ, एट प्रेजेंट, करेंटली, एट दिस मोमेंट, इन शब्दों का प्रयोग प्रायः होता है। ठीक है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहां भी इसका यूज और है, इसका प्रयोग होता है कंडीशनल सेंटेंसेज में। तो मैं आगे इस पर बात करूंगा थोड़ी देर में अभी आपसे। देखिए टेम्परेरी एक्शन, देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग हमने अभी सीखा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग उन कार्यों के लिए होता है जो बोलते समय जारी हों। ठीक, अच्छा, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो वर्तमान में लगातार हो रहे होते हैं लेकिन बोलते समय जारी नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं हम टेम्परेरी एक्शन। तो टेम्परेरी एक्शन के लिए, अस्थायी कार्यों के लिए भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अस्थायी कार्य का मतलब यह है जो बोलते समय तो जारी ना हो पर वर्तमान में लगातार हो रहा हो। जैसे मान लीजिए आपने मुझको कोई पुस्तक दी, उस पुस्तक को मैं आजकल रोज दो एक पेज पढ़ता हूं, तो यानी कि बोलते जब आप कह रहे हैं तब मैं नहीं पढ़ रहा हूं पर वर्तमान में वो काम मैं लगातार कर रहा हूं, तो इसको बोलते हैं अस्थायी कार्य। तो वर्तमान के अस्थायी कार्यों के लिए भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए लिखा है आई एम राइटिंग अ बुक दीज डेज, इसका मतलब ये आजकल मैं एक किताब लिख रहा हूं, इन दिनों में एक किताब लिख रहा हूं। शी इज टीचिंग मैथमेटिक्स इन दिस स्कूल, वह इस विद्यालय में मैथमेटिक्स पढ़ा रही है। यानी कि जब मैं बता रहा हूं तब नहीं पढ़ा रही है, लेकिन आजकल यानी वर्तमान में यह काम लगातार कर रही है। नाउ अ डेज शी इज रीडिंग अ नॉवेल, आजकल वह एक नॉवेल पढ़ रही है। ठीक, समझ पा रहे होंगे, यानी वर्तमान के अस्थायी कार्यों के लिए जो वर्तमान में लगातार चल रहे हैं, बोलते समय ना जारी हूं पर वर्तमान में लगातार जारी हैं, उनके लिए भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। आइए और देखते हैं। देखिए फ्यूचर पर्सनल अरेंजमेंट्स, इसकी बात पीछे हो चुकी है आपसे। अगर आपका कोई पर्सनल अरेंजमेंट है भविष्य का, आपकी भविष्य की कोई योजना है आपकी व्यक्तिगत, तो उसके लिए भी आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करते हैं। इसकी चर्चा मैंने पीछे अभी आपसे की। जैसे देखिए लिखा है आई एम गोइंग टू द सिनेमा टू नाइट, मैं आज रात सिनेमा जाऊंगा, है ना। माई अंकल इज अराइविंग टुमारो, मेरे अंकल कल आएंगे। तो अगर आपका भविष्य का कोई पर्सनल अरेंजमेंट है, पर्सनल प्रोग्राम है फिक्स्ड, तो उसके लिए भी आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। आइए देखिए वर्तमान की कोई जिद वाली आदत हो, इसकी चर्चा पीछे हो चुकी है। वर्तमान की कोई जिद वाली आदत होगी जो मना करने के बावजूद ना ठीक हो, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए माई डॉग इज वेरी सिली, ही इज ऑलवेज रनिंग आउट इनटू द रोड। ठीक, यानी कि वर्तमान की आदत है उसकी जिसमें जिद शामिल है, तो उसको आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में लिख रहे हैं। लेकिन अगर ये सामान्य वर्तमान की आदत होती जिसमें जिद शामिल ना होती, तो इसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते। जिद शामिल है इसलिए आप लिख रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। आइए और देखते हैं। अब देखिए, अब हमको देखना है सिंपल फ्यूचर का यूज कहां कहां पे होता है। ठीक, देखिए सिंपल फ्यूचर का यूज होता है भविष्य की उन चीजों के लिए जो जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिनको हम नियंत्रित नहीं कर सकते, जिनको हम रोक नहीं सकते होने से। तो ऐसी घटनाओं के लिए आप सिंपल फ्यूचर का यूज करें। ठीक, जैसे देखिए लिखा है थिंग्स विच वी कैन नॉट कंट्रोल, यानी ऐसी चीजें भविष्य की जो हम कंट्रोल, थिंग्स विच वी कैन नॉट कंट्रोल, चीजें जिनको हम नियंत्रित नहीं कर सकते। ठीक, इट एक्सप्रेसेज द फ्यूचर एज अ फैक्ट, है ना। ये भविष्य को एक फैक्ट के रूप में प्रस्तुत करता है, यानी भविष्य की कोई ऐसी चीज जिसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उनको बताने के लिए आप सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करें। जैसे देखिए लिखा है आई शैल बी 20 नेक्स्ट सैटरडे, अगले शनिवार को मैं 20 वर्ष का हो जाऊंगा। तो क्या ये मेरे कंट्रोल में है? मैं इसको रोक सकता हूं? बिल्कुल नहीं रोक सकता। ठीक, इट विल बी दिवाली इन अ वीक, एक सप्ताह में दिवाली होगी। तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, है ना।
वी विल नो आवर एग्जाम रिजल्ट्स, हम जानेंगे अपने एग्जाम के रिजल्ट्स को इन मई, कब? मई में। तो ये भविष्य के ऐसे कार्य हैं जिनको हम नियंत्रित नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ऐसे कार्यों को आप सिंपल फ्यूचर में लिखते हैं। ठीक है, ये वी लिखा है ना, है ना, थिंग्स विच वी कैन नॉट कंट्रोल। आइए और देखते हैं। देखिए और अब कहां प्रयोग होता है। देखिए हमने ये सीखा कि भविष्य की कोई ऐसी घटना जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसको बताने के लिए आप सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करें। और कहां यूज करते हैं? प्रेजेंट में हम किसी चीज के बारे में क्या सोच रहे हैं कि भविष्य में क्या होगा उस विषय में, ऐसी बातों को बताने के लिए भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का ही प्रयोग करते हैं। यानी भविष्य में कोई काम होना है और उसके विषय में हम आज क्या सोच रहे हैं, तो हमारा क्या विचार है उसको लेके, तो ऐसी बातों को बताने के लिए भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे मैच हो, जैसे मान लीजिए कुछ दिन बाद अभी वर्ल्ड कप है, ठीक है, उसको लेके भविष्य में है वो, अब मैं आज ये सोच रहा हूं कि भारत वर्ल्ड कप जीत जाएगा, तो इस बात को भी कहने के लिए मैं सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करूंगा। ठीक, जैसे देखिए लिखा है टू टॉक अबाउट व्हाट वी थिंक और बिलीव विल हैपन इन द फ्यूचर, यानी कि उन चीजों के लिए बात करने के लिए जो भविष्य में होंगी और हम आज क्या उनके विषय में सोचते हैं, उसके लिए भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का ही प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा है आई थिंक इंडिया विल विन द मैच, मुझे लगता है कि इंडिया मैच जीत जाएगा। आई एक्सपेक्ट, मैं आशा करता हूं, शी विल मीट मी, कि वह मुझसे मिलेगी। आई बिलीव ही विल चूज द राइट पाथ वन डे, मुझे विश्वास है कि एक दिन वो सही रास्ता चुनेगा। ठीक, अच्छा, ऐसे वाक्यों में प्रायः थिंक, आई थिंक, आई एक्सपेक्ट, बिलीव, इन शब्दों का प्रयोग प्रायः रहता है। प्रोबेबली, है ना, द पुलिस विल लीव हिम ऑन बेल, यानी संभवतः पुलिस उसको जमानत पर रिहा कर देगी, छोड़ देगी, है ना। तो यानी कि भविष्य का कोई ऐसा कार्य जो भविष्य में किसी कार्य के बारे में हम वर्तमान में क्या सोचते हैं उसको बताने के लिए भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। आइए और देखते हैं। इंस्टेंट डिसीजन, तत्कालिक निर्णय, यानी मान लीजिए हम किसी चीज के बारे में तत्कालिक क्या सोच रहे हैं, बोलते समय क्या सोच रहे हैं, ऐसी बातों को बताने के लिए भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं, यानी तत्कालिक निर्णय जो लिया गया हो। ठीक, जैसे मान लीजिए आप किसी होटल में गए, ठीक है, होटल में आपने वेटर से पूछा, अरे भाई कुछ खास है आपके यहां? तो उसने कहा सर हमारे यहां चिकन और पास्ता है। ठीक है, तो आपने कहा अच्छे तो दोनों हैं पर मैं पास्ता खाऊंगा, यानी कि जब आपने तुरंत निर्णय लिया, आप पहले सोच के नहीं गए थे कि आपको पास्ता खाना है या चिकन खाना है, जैसे ही वेटर से आपने पूछा कि भाई क्या विशेष है, तो उसने कहा सब पास्ता है और चिकन है, तो आपने तुरंत निर्णय लिया, उसी समय स्टैंड डिसीजन लिया कि भाई मुझे पास्ता खाना है या मुझे चिकन खाना है। तो जो आप त्वरित डिसीजन लेते हैं तो उसके लिए भी आप सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे देखिए लिखा है इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, आई विल टेक एन अम्ब्रेला, बारिश हो रही है और तभी आपने त्वरित निर्णय लिया कि मैं क्या ले लूंगा, छाता लूंगा। तो ये त्वरित निर्णय है, यानी ऐसे निर्णय जो आप बोलते समय लेते हैं उनको भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखते हैं। ठीक, मिस्टर यादव इज वेरी बिजी एट द मोमेंट, यादव जी इस क्षण बहुत बिजी हैं। ऑल राइट आई विल वेट, ठीक, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। ठीक, यानी कि बोलते समय ही आपने निर्णय लिया कि भाई यादव जी बिजी हैं, चलो भाई मैं कुछ देर इंतजार कर लूंगा। तो ऐसे कार्य, ऐसे निर्णय जो आप बोलते समय लेते हैं उनके लिए भी आप सिंपल फ्यूचर टेंस का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन एक बात और, अगर आप किसी कार्य का निर्णय करने का मतलब किसी कार्य को करने का निर्णय पहले ले चुके होते हैं तो फिर सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग ना करें। जो त्वरित निर्णय लेते हैं त्वरित निर्णय के लिए करें, लेकिन पहले से आपने सोच रखा है कि मैं ऐसा करूंगा, तो उसके लिए मत करिएगा, उसके लिए गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। अभी जानेंगे हम थोड़ी देर में आगे। देखिए, हाँ, वही मैंने एग्जांपल बताया आपको कि मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए, किसी होटल में गए और आपने पूछा भाई क्या विशेष खाना है आपके यहाँ, ठीक, तो उसने कहा सर हमारे यहाँ चिकन और पास्ता है।
तो आपने तुरंत जैसे ही सुना आपने तभी आपने त्वरित निर्णय लिया कि मैं पास्ता खाऊंगा। देखिए जैसे लिखा है, बोथ द स्पेशल साउंड्स रियली गुड, दोनों ही जो आपने बताई विशेष चीजें दोनों ही अच्छी हैं, बट आई थिंक आई विल हैव द पास्ता, मैं क्या खाऊंगा, पास्ता खाऊंगा। तो ये आपने त्वरित निर्णय लिया। ठीक। ओ नो शी हैज फॉलन, अरे नहीं वो गिर गई है, आई विल हेल्प हर, जैसे ही वो गिरी आपने त्वरित निर्णय लिया कि नहीं भाई मुझको इसकी मदद करनी है, ठीक मैं इसकी मदद करूंगा। तो त्वरित निर्णय जो लेते हैं आप उनको भी आप सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखते हैं। आइए आगे, अब देखिए मैंने आपको बताया त्वरित निर्णय ले रहे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, लेकिन अगर आपने किसी कार्य को करने का निर्णय पहले ही ले लिया है कि भविष्य में आप ऐसा करेंगे, तो उसको सिंपल फ्यूचर में ना लिखें, उसके साथ बी प्लस गोइंग टू का यूज करें। देखिए बी प्लस गोइंग टू है ना, प्लस वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं कब, देखिए वी यूज गोइंग टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हेन वी हैव डिसाइडेड, जब हमने पहले से निर्णय कर लिया है, टू डू समथिंग, किसी चीज को करने के लिए, बिफोर टॉकिंग अबाउट इट, यानी किसी कार्य को करने का आपने पहले ही निर्णय ले लिया है, तो फिर कि भविष्य में आप ऐसा करेंगे तो फिर उसके लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग ना करें, पी प्लस गोइंग टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करें। जैसे लिखा है हैव यू डिसाइडेड व्हाट टू डू, क्या आपने निर्णय लिया है क्या करना है, तो आपने कहा यस आई एम गोइंग टू रिजाइन द जॉब, हाँ मैंने तय किया है कि मैं जॉब छोड़ दूंगा। अब देखिए ये डिसीजन आपने पहले ले रखा था कि आप जॉब छोड़ देंगे, तो किसी ने पूछा तो आपने कहा यस आई एम गोइंग टू रिजाइन द जॉब, तो देखिए आपने गोइंग टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग किया। इसको आप अगर फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में लिख देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, है ना। जैसे अगर लिख दें यस आई, अगर आप इसको ऐसे लिख दें यस यस आई विल रिजाइन द जॉब, ये गलत हो गया। ठीक, त्वरित निर्णय के लिए जो है सिंपल फ्यूचर का प्रयोग करते हैं आप, जो निर्णय आप पहले ले चुके हैं कि भविष्य में आप ऐसा करेंगे, तो उसके लिए आप गोइंग टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करें, है ना, बी प्लस गोइंग टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक, देखिए वाई डू यू वांट टू सेल योर मोटर बाइक, क्यों अपनी मोटर बाइक बेचना चाहते हैं। ठीक, तो आप मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा कि भाई मोटर बाइक क्यों बेचना चाहते हैं, तो आपने कहा आई एम गोइंग टू बाई अ कार, मैं एक कार लूंगा, कार लेने वाला हूं। इसका मतलब कि आपने पहले निर्णय ले रखा है कि मैं बाइक बेच के कार लेने लूंगा, तो पहले ही आपने निर्णय ले लिया है, तो बी फॉर्म प्लस गोइंग टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग किया आपने। समझ पा रहे होंगे मेरी बात, यानी कि कोई निर्णय आपने पहले से ले लिया है तो उसके लिए क्या बी प्लस गोइंग प्लस टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग। ठीक, भविष्य में किसी कार्य को करने का आपने निर्णय पहले से ले लिया है तो उसके लिए आप इस तरह से यूज करेंगे। सिंपल फ्यूचर का यूज इंस्टेंट त्वरित निर्णय के लिए करते हैं। आइए और देखते हैं, फिर देखिए लिखा है गोइंग टू का यूज और कहां कहां करते हैं वो देखिए, इसमें लिखा है वी आल्सो यूज द गोइंग टू फॉर्म, कह रहा है हम गोइंग टू फॉर्म का प्रयोग वहां भी करते हैं टू टॉक, बात करने के लिए, अबाउट व्हाट सीम्स लाइकली आर सर्टेन व्हेन देयर इज समथिंग इन द प्रेजेंट विच टेल्स अस अबाउट द फ्यूचर। मैं समझा रहा हूं आपको, गोइंग टू का प्रयोग हम ऐसी परिस्थितियों के लिए भी करते हैं जो जिनको वर्तमान में देख के हम ऐसा सोचें कि भविष्य में ऐसा होगा। जैसे मान लीजिए खूब घने बादल हों, ठीक है, और बादलों को देख के मैं ये कह रहा हूं कि बारिश होगी, है ना, यानी कि वर्तमान की स्थिति को देख के मैं भविष्य का आकलन कर रहा हूं। ऐसे कार्यों को भी हम गोइंग टू के साथ लिखते हैं, बी प्लस गोइंग टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, है ना, समझ पा रहे हैं। देखिए जैसे लिखा है इट इज गोइंग टू रेन, है ना,
बारिश होने वाली है, लुक एट दोज क्लाउड्स, उन बादलों को देखो। यानी बादल खूब घने हैं और बादलों को देख के मैं ऐसा सोच रहा हूं कि ऐसा कि बारिश होगी, है ना। जैसे लिखा है द बोट इज, अब देखिए बादलों को देखा मैंने और मैंने कहा कि बारिश होगी, ठीक। तो फिर मैंने किसका प्रयोग किया, बी फॉर्म ऑफ वर्ब गोइंग टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना, समझ पा रहे होंगे। अच्छा, बी फॉर्म ऑफ वर्ब आप जानते होंगे। देखिए बी फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करूं तो मैं आपको, देखिए बी ये बेस फॉर्म है, ठीक है। इसका फर्स्ट फॉर्म होता है एम और आर, इसका सेकंड फॉर्म होता है हमारा वाज और वर, ठीक है। थर्ड फॉर्म होता है बीन, फोर्थ फॉर्म होता है बीइंग और फिफ्थ फॉर्म होता है इज, ठीक। तो ये बी के फॉर्म है, ये बी हमारा बेस फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, ये फोर्थ फॉर्म और ये फिफ्थ फॉर्म, समझ पा रहे होंगे। यानी कि वर्तमान की कोई ऐसी चीज को देख के मैं भविष्य का आकलन करूं तो ऐसी घटनाओं को भी हम गोइंग के साथ ही लिखते हैं, बी प्लस गोइंग टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, ठीक। जैसे देखिए लिखा है द बोट इज फुल ऑफ वाटर, करा है जो बोट है पानी से भर गई है, ठीक है। इट इज गोइंग टू सिंक, अरे भाई जब पानी से भर गई है नाव तो जाहिर सी बात है डूब न जाएगी आगे चल के। तो वर्तमान की स्थिति को देख के आपने भविष्य का आकलन किया कि अब ये डूब जाएगी, ठीक। तो इसको आपने लिखा बी प्लस गोइंग टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक। इसको आप फिर सिंपल फ्यूचर मत लिख दीजिएगा, है ना। शी इज गोइंग टू हैव अ बेबी, है ना। मान लीजिए कोई महिला है ना, उसको देख के, मान लीजिए प्रेग्नेंट है तो उसको देख के आपने अंदाजा लगाया कि अब उसको डिलीवरी होने वाली है, तो ये क्या है, आपने प्रेजेंट की सिचुएशन को देख के भविष्य का आकलन किया। ऐसी बातों के लिए भी बी प्लस गोइंग टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं आप। आइए और देखते हैं, देखिए द गोइंग टू फॉर्म में आल्सो एक्सप्रेस एन एक्शन, गोइंग टू फॉर्म जो है ऐसे एक्शन को भी एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है, विच इज ऑन द पॉइंट ऑफ हैपनिंग। मैं समझाता हूं आपको, गोइंग टू का प्रयोग हम ऐसे एक्शन के लिए भी करते हैं जो तुरंत होने वाले हैं, विद इन सेकेंड्स, तुरंत, ठीक। तो त्वरित जो कार्य होने वाले हैं फ्यूचर में, इनके लिए भी आप गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। अच्छा, ऐसे कार्यों को आप अबाउट टू के साथ भी लिखते हैं, अभी जानेंगे आगे। देखिए जैसे लिखा है लेट अस गेट इनटू द ट्रेन, आओ ट्रेन के अंदर चलते हैं, इट इज गोइंग टू लीव, ठीक है। मान लीजिए आप ट्रेन स्टेशन प्लेटफॉर्म पे रुकी, आप उतरे, ठीक है, ट्रेन ने हॉर्न दिया, तभी आपने कहा कि अरे भाई चलो ट्रेन के अंदर चलते हैं, इट इज गोइंग टू लीव। इसका मतलब ये अब बस तुरंत छूटने वाली है ना, समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। तो ऐसे कार्यों के लिए भी जो इमीडिएट फ्यूचर में होने वाले हैं तुरंत, उनको भी आप बी प्लस गोइंग टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ही लिखते हैं, है ना। लुक, देखो, द क्रैकर्स इज गोइंग टू एक्सप्लोड। मान लीजिए किसी ने क्रैकर में आग लगाई, ठीक, तो अब आपने कहा कि क्रैकर एक्सप्लोड करने वाला है, तो फिर आपने किसमें लिखा, बी प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, समझ पा रहे हैं। यानी जो घटनाएं त्वरित होने वाली हैं फ्यूचर में, उनको भी आप गोइंग टू के साथ ही लिखते हैं। आइए और देखते हैं, देखिए लिखा है बी अबाउट टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए द वर्ब कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर इमीडिएट फ्यूचर, यानी कि बी प्लस अबाउट टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग भी इमीडिएट फ्यूचर के लिए करते हैं, समझ पा रहे हैं ना। जैसे मैंने आपको बताया इमीडिएट फ्यूचर के लिए गोइंग टू का प्रयोग भी करते हैं आप, बी प्लस गोइंग टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसी तरह आप बी प्लस अबाउट टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं इमीडिएट फ्यूचर के लिए, है ना। देखिए जैसे लिखा है लेट्स गेट इनटू द ट्रेन, इट इज अबाउट टू लीव, ठीक। अब आपने यहां पे अबाउट टू का प्रयोग कर लिया, तो ये भी क्या है, ठीक है, ठीक। यहां आप गोइंग टू लगाए होते तब भी ठीक था, है ना। डोंट गो आउट नाउ, है ना, वी आर अबाउट टू हैव लंच, यानी बाहर मत जाओ, बस हम तुरंत ही लंच करने वाले हैं, करेंगे, है ना। तो फिर इमीडिएट फ्यूचर के लिए आप बी प्लस गोइंग टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करें, या बी प्लस अबाउट टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ यूज थे, है ना, जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के और सिंपल फ्यूचर के। अच्छा,
मैंने अभी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज जब बताया था तो मैंने कहा था कि चर्चा आगे फिर करेंगे। क्यों मैंने बंद कर दिया था आपको बताऊं, क्योंकि मुझे फ्यूचर का यूज बताना था, फ्यूचर इंडेफिनिट का। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, इनका प्रयोग कंडीशनल सेंटेंसों में भी होता है। ठीक है, तो उसी को हम जानने वाले हैं। अब देखिए, कंडीशनल सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं ना, कंडीशनल 0, कंडीशनल 1, कंडीशनल 2 और कंडीशनल 3। तो जो कंडीशनल 0 होता है, इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, दोनों क्लाजों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जो कंडीशनल 1 होता है, इसमें हमारी प्रिंसिपल क्लाज सिंपल फ्यूचर में होती है, और जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लाज होती है वो सिंपल प्रेजेंट में होती है। ठीक, तो इसको भी आइए हम जानते हैं। प्रायः ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी कंडीशनल 1 में जो प्रिंसिपल क्लाज होती है उसमें सिंपल फ्यूचर के अतिरिक्त अन्य मॉडल ऑक्सिलरियां भी आ जाती हैं, और जो सबऑर्डिनेट क्लाज होती है वो सिंपल प्रेजेंट के अतिरिक्त उसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग भी हो जाता है। तो आइए देखते हैं कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल 0 और कंडीशनल 1। अच्छा, कंडीशनल 0 में क्या होता है मैं आपको बताऊं। कंडीशनल 0 में समान तथ्यों की बात करता है, फैक्ट रहते हैं, है ना, फैक्ट की बात करता है कंडीशनल 0 में। कंडीशनल 1 में क्या होता है, कंडीशनल 1 में 2 घटनाएं घटती हैं, तो जो दूसरी घटना होती है पहली घटना पर निर्भर रहती है। ठीक, तो सबऑर्डिनेट क्लाज लिखी जाएगी सिंपल प्रेजेंट में, ठीक, और जो मेन क्लाज है वो लिखी जाएगी सिंपल फ्यूचर में। पर कभी कभी जो सबऑर्डिनेट क्लाज है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो जाती है, और जो मेन क्लाज है उसमें सिंपल फ्यूचर के अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार अन्य मॉडल ऑक्सिलरियों का प्रयोग भी हो जाता है। तो आइए उसी को देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा कंडीशनल है ना, तो मैं थोड़ा बड़ा कर दूं आप लोगों को और स्पष्ट दिखे। देखिए, कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस जब एक कार्य का होना दूसरे कार्य के होने पर निर्भर करता है तब कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। यानी एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर करे तो सेंटेंस क्या कहलाते हैं, कंडीशनल कहलाते हैं। कंडीशनल 4 प्रकार के होते हैं, मैंने अभी बताया आपको, कंडीशनल 0, 1, 2 एंड 3। तो कंडीशनल 0 में मैंने आपको बताया समान फैक्ट रहते हैं, या कंडीशनल 0 में जो मेन क्लाज है वो इंपरेटिव सेंटेंस की भी हो सकती है ना, और दोनों ही क्लाजें सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती हैं। आइए देखते हैं। देखिए, कंडीशनल 0 वी यूज 0 कंडीशनल विद द फैक्ट्स दैट आर जनरली ट्रू। हम प्रयोग करते हैं 0 कंडीशनल का ऐसे तथ्यों के साथ जो जनरली क्या होते हैं, सही होते हैं। वी यूज 0 कंडीशनल टू गिव इंस्ट्रक्शन विद द इंपरेटिव इन द मेन क्लाज। मैंने बताया आपको कि अगर मेन क्लाज इंपरेटिव सेंटेंस हो तब भी 0 कंडीशनल का प्रयोग करते हैं, और दोनों क्लाजें सिंपल प्रेजेंट में होती है ना। ठीक है, फिर देखिए लिखा है अ 0 कंडीशनल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 सिंपल प्रेजेंट वर्ब। वही बात लिखी है जो मैंने आपको बताया कि 0 कंडीशनल में दोनों ही क्लाजें सिंपल प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए, है ना। करा है 1 इज इन इफ क्लाज, करा है पहली जो वर्ब है सिंपल प्रेजेंट की वो सबऑर्डिनेट क्लाज में हो, और एक और दूसरी किस में हो, मेन क्लाज में, है ना। आइए देखिए लिखा है इफ सिंपल प्रेजेंट फिर सिंपल प्रेजेंट, यानी इफ का मतलब सबऑर्डिनेटिंग क्लाज, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, क्लाज क्या बनाएगा, सबऑर्डिनेट। तो इफ क्लाज भी हमारी सिंपल प्रेजेंट में और मेन क्लाज भी हमारी सिंपल प्रेजेंट में। फिर सिंपल प्रेजेंट इफ और सिंपल प्रेजेंट, कहने का मतलब सबऑर्डिनेट क्लाज, प्रिंसिपल क्लाज, सबऑर्डिनेट क्लाज। क्लाजें आगे पीछे हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले प्रिंसिपल क्लाज लिखिए चाहे पहले सबऑर्डिनेट क्लाज लिखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, 0 कंडीशनल में क्या होता है, इफ के बदले आप व्हेन या व्हेनेवर का प्रयोग भी कर सकते हैं, है ना, अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे देखिए लिखा है इफ यू हीट वाटर, यदि आप पानी को गर्म करेंगे, इट इवेपोरेट्स, ये भाप बन जाएगा। तो देखिए ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लाज सिंपल प्रेजेंट में, और ये हमारी मेन क्लाज ये भी सिंपल प्रेजेंट में, ठीक। और ये 0 कंडीशनल है, फैक्ट है, पानी को गर्म करेंगे भाप बनेगा, समान फैक्ट है, तथ्य है ना। When you heat water, अब इफ के बदले when लगा दिया है तब भी कोई दिक्कत नहीं। When you heat water, it evaporates, है ना। People die, main clause, if they don't drink enough water,
ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो मेन क्लॉज भी सिंपल प्रेजेंट में, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, है ना। इफ डॉग्स गेट एंग्री, यदि कुत्ते नाराज हो जाते हैं, दे ग्राउल, है ना। तो देखिए ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज, दोनों ही सिंपल प्रेजेंट में है। इफ यू डोंट ईट इनफ यू लूज वेट, है ना। तो ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में, ये हमारी मेन क्लॉज सिंपल प्रेजेंट। और देखिए सब फैक्ट है ना। इफ सी रिंग्स द डोरबेल, यदि वो डोरबेल बजाती है, घंटी बजाती है ना, टेल हर टू गो अवे। मैंने आपको बताया था कि जीरो कंडीशनल में मेन क्लॉज में इंपरेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, तो ये हमारी इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो ये हमारी मेन क्लॉज हो गई और ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई इफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना। फिर देखिए लिखा है टेक्स्ट मी, मुझको मतलब टेक्स्ट करना, मैसेज करना। इफ यू गेट लॉस्ट, यदि तुम खो जाना। तो ये क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है, मेन क्लॉज, और ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक। और दोनों ही किसमें है, सिंपल प्रेजेंट आए। अब देखिए कंडीशनल वन। देखिए कंडीशनल वन क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया कि दो घटनाएं घटती हैं, ठीक है, और दूसरी घटना पहले वाले घटना पर निर्भर रहती है, ठीक। उसको बोलते हैं कंडीशनल वन। और इसमें जो हमारी मेन क्लॉज होगी वो सिंपल फ्यूचर में होगी, जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी सिंपल प्रेजेंट में होगी। प्राय अक्सर होता है ऐसा, पर कभी कभी मेन क्लॉज में अन्य मॉडल ऑक्सिलरियां भी आ सकती हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकता है। आइए देखते हैं। अगर दो कार भविष्य में एक के बाद एक हों तथा दूसरे कार का होना पहले कार के होने पर निर्भर करे, तो पहला कार सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा तथा दूसरा सिंपल फ्यूचर टेंस में। कहने का मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में और मेन क्लॉज सिंपल फ्यूचर में, प्राय ऐसा होता है। देखिए इफ सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर इफ सिंपल प्रेजेंट, यानी क्लॉज आगे पीछे हो सकती हैं। आप चाहे पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखें बाद में प्रिंसिपल क्लॉज लिखें, चाहे पहले प्रिंसिपल क्लॉज लिखें बाद में सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक। ऐसे ही होता है प्राय, पर कभी कभी मेन क्लॉज में अन्य मॉडल ऑक्सिलरियां भी आ जाती हैं, मैंने आपको पहले बताया था। और सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट भी आ जाता है ना। आइए उसी को देखते हैं। देखिए लिखा है यदि वाक्य से संभावना, अनुमति, सलाह, उपदेश, शिष्टाचार संबंधित निवेदन आदि का हो तो मेन क्लॉज में अन्य मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग भी हो सकता है ना, ठीक। तो लिखिए सिंपल इफ सिंपल प्रेजेंट सब्जेक्ट, और देखिए ये मेन क्लॉज में तमाम तरह की मॉडल ऑक्सिलरियां आ सकती हैं, ठीक। जैसे देखिए लिखा है इफ आई विल कम टू प्रयागराज आई विल मीट यू। सेंटेंस गलत है क्योंकि इफ क्लॉज फ्यूचर में लिख दी गई, सिंपल फ्यूचर में, जबकि होनी चाहिए सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। ये तो ठीक है, इफ आई कम टू प्रयागराज आई विल मीट यू, ये सही है। ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सिंपल प्रेजेंट में है। ये हमारी मेन क्लॉज है, सिंपल फ्यूचर में है। करप्शन विल श्योरली फिनिश इफ द गवर्नमेंट विल बिकम स्ट्रिक्ट। अब देखिए ये मेन क्लॉज है, सिंपल फ्यूचर में है, ये तो सही है। लेकिन ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये भी सिंपल फ्यूचर में है, ये गलत है, ये सिंपल प्रेजेंट में होनी चाहिए। करप्शन विल श्योरली फिनिश इफ द गवर्नमेंट बिकम्स स्ट्रिक्ट, ठीक है। फिर देखिए लिखा है इफ आई एम मिलेनियर आई विल फाइट इलेक्शन। देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में, ये मेन क्लॉज हमारी सिंपल फ्यूचर में, सही है। देखिए संभावना, मैंने बताया था कि मेन क्लॉज में अन्य मॉडल ऑक्सिलरियां भी आ सकती हैं भाव अनुसार। संभावना, देखिए संभावना वाली बात हो, इफ इट रेन्स, है ना, तो ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। 10 स्टूडेंट में नॉट कम। अब देखिए संभावना है तो आपने, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये तो सिंपल प्रेजेंट में है, लेकिन देखिए मेन क्लॉज संभावना है तो इसमें सिंपल फ्यूचर के बदले क्या आ गया है, में आ गया है, क्योंकि संभावना में बताता है, ठीक है। द ट्रेन में गेट लेट, ये हमारी मेन क्लॉज, देखिए में का प्रयोग हुआ है, सिंपल फ्यूचर में नहीं है, ये में आ गया, मॉडल जल्दी आ गई। इफ द फॉग डजंट क्लियर, तो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज तो सिंपल प्रेजेंट में है, पर मेन क्लॉज में का प्रयोग भी हो गया, ठीक। फिर अनुमति के लिए इफ यू फिनिश योर वर्क, देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में, यू मे गो, और जो मेन क्लॉज में का प्रयोग हो गया। तो मैंने बताया था आपको कि मेन क्लॉज में तमाम तरह की मॉडल ऑक्सिलरियां का प्रयोग हो सकता है आवश्यकता अनुसार, है ना। फिर देखिए सलाह या उपदेश हो तो सलाह और उपदेश वाली मॉडल ऑक्सिलरी लग जाएगी मेन क्लॉज में। इफ यू वांट टू रिमेन हेल्दी, यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, यू शुड एक्सरसाइज डेली, तो ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये मेन क्लॉज में शुड का प्रयोग हो गया।
इफ यू डोंट नो देम, यदि तुम उनको नहीं जानते हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में, यू मस्ट नॉट ओपन द डोर, और ये देखिए हमारी मेन क्लॉज में मस्ट का प्रयोग हो गया, है ना। शिष्टाचार संबंधित निवेदन होगा तो इफ यू मीट हर, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में, कुड यू टेल हर टू कॉल मी अप, और ये मेन क्लॉज में देखिए कुड का प्रयोग हो गया, है ना। इफ यू कम टू कोसाम्बी, सबऑर्डिनेट क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में, वुड यू कम टू मीट मी, और देखिए मेन क्लॉज में वुड का प्रयोग हो गया, समझ पा रहे होंगे। देखिए तो इस तरह से हमने देखा कि मेन क्लॉज में अन्य मॉडल अज्ञेयों का प्रयोग भी हो सकता है, नहीं तो प्रायः जो हमारी मेन क्लॉज होती है वो सिंपल फ्यूचर में होती है, और जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो सिंपल प्रेजेंट में होती है। लेकिन अगर कोई इस ऐसी बात का बोध हो कि ऐसा लगे कि घटना पूरी पूरी वर्तमान की है, प्रेजेंट की है, तो ऐसी स्थिति में दोनों क्लॉजें सिंपल प्रेजेंट में हो सकती हैं। लेकिन ऐसा बोध हो उस घटना से कि वो घटना पूरी पूरी प्रेजेंट में ही घट रही है, तो फिर वो दोनों क्लॉजें सिंपल प्रेजेंट में भी हो सकती हैं, प्रिंसिपल क्लॉज भी और सबऑर्डिनेट क्लॉज भी। ठीक, जैसे देखिए लिखा है, यदि वाक्य पूर्णतः प्रेजेंट का हो तो मेन क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे लिखा इफ इट रेन्स, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये तो सिंपल प्रेजेंट में ठीक है। द स्कूल्स रिमेन क्लोज्ड, विद्यालय बंद रहेंगे। अब देखिए मेन क्लॉज भी सिंपल प्रेजेंट में ही है, क्यों? क्योंकि भाई बारिश अगर आज होगी तो विद्यालय भी तो आज ही बंद रहेंगे ना, तो दोनों बातें प्रेजेंट की हैं। तो अगर ऐसा बोध हो कि दोनों बातें प्रेजेंट की हैं तो दोनों क्लॉजें मेन क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज, दोनों क्लॉजें हमारी सिंपल प्रेजेंट में हो सकती। ठीक, आइए मैंने आपको बताया कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग भी हो सकता है, तो आइए उसको देख लेते हैं। देखिए लिखा है, इफ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट के स्थान पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस तथा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग भी हो सकता है। अभी मैंने इसकी चर्चा की आपसे। जैसे देखिए लिखा है, इफ यू आर नॉट रीडिंग द बुक यू शुड लेट अदर्स रीड इट। अब ये देख लीजिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में ना होके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, है ना, तो हो सकता है भाव अनुसार, है ना। ठीक, और ये हमारी देखिए मेन क्लॉज में शुड का प्रयोग हुआ है। ठीक, ये काम करा, यदि तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, यानी वर्तमान में कोई काम लगातार जारी है, अस्थायी एक्शन, है ना, तो अस्थायी वर्तमान के अस्थायी कार्यों के लिए, टेम्परेरी एक्शंस के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। अभी पढ़ के आए पीछे हम, है ना। इफ यू हैव फिनिश्ड द वर्क, देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रयोग हो गया किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। यू मे लीव, और ये मेन क्लॉज में मे का प्रयोग हो गया है, समझ पा रहे होंगे, है ना। फिर देखिए लिखा है, इफ एज सून एज प्रोवाइडेड बिफोर आफ्टर अनलेस अनटिल इन केस व्हेन लिस्ट के तुरंत बाद सब्जेक्ट प्लस विल शैल का प्रयोग नहीं किया जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि इफ क्लॉज का मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है या एडवर्ब्स हैं। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि अगर जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसमें आप इस तरह से सब्जेक्ट प्लस विल शैल अर्थात उसको सिंपल फ्यूचर में ना लिखें, भाई वो किस में लिखी जाएगी? भाई जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको सिंपल प्रेजेंट में लिखिए, या आवश्यकता अनुसार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखिए। ठीक, तो देखिए ये यूज थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट के। ठीक, आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। आगे चर्चा करेंगे। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में छोड़िए, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में ही नहीं होता है। ठीक, उनका प्रयोग सिंपल फॉर्म में होता है। तो इनकी चर्चा करेंगे अगली क्लास में हम। आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार आपका।